गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साझेदारों के आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की विभिन्न विधियां डिस्कस करेंगे। यदि साझेदारों के बीच समझौता हुआ है तो फर्म द्वारा साझेदारों के आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। आहरण पर ब्याज ज्ञात करने के लिए अनेक विधियां हैं। परिस्थितियों के अनुसार हम उन विधियों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले, जब विभिन्न तिथियों को साझेदार ने असमान राशि का आहरण किया है, आवश्यकता अनुसार कभी 10,000 कभी 15,000 रुपये, इस तरह से असमान राशियों का आहरण किया है, तो आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली है सरल विधि। गणित में सामान्य रूप से ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र है वो इसमें लगता है। इस विधि में विभिन्न राशियों पर उनसे संबंधित अवधियों का ब्याज लगाते हैं और फिर सभी ब्याज की राशियों को जोड़कर कुल योग करते हैं, वो वर्ष का कुल ब्याज होता है। ब्याज ज्ञात करने का सूत्र आहरण राशि इंटू ब्याज दर इंटू अवधि बटा 100 इंटू 12। दूसरी विधि है गुणनफल विधि। इस विधि में कुल आहरण राशि को उनसे संबंधित अवधियों से गुणा करके गुणनफलों का योग ज्ञात करते हैं और फिर उस योग पर, गुणनफलों के योग पर एक माह का ब्याज लगाया जाता है। तो जब साझेदार कई बार वर्ष में आहरण करता है तो गुणनफल विधि काम में लेते हैं। जैसे पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय भी हमने ये विधि की थी, उसी विधि से ब्याज की गणना की जाती है। इसके बाद दूसरी स्थिति आती है कि यदि साझेदार नियमित अंतराल से समान राशि का आहरण करता है तो हम औसत अवधि विधि काम में ले सकते हैं। एवरेज पीरियड मेथड से आहरण पर ब्याज की गणना की जा सकती है। इस विधि में अलग अलग ब्याज की गणना न करके कुल आहरण राशि पर औसत अवधि का ब्याज लगा दिया जाता है, इसलिए इसका नाम औसत अवधि विधि है। ब्याज का सूत्र है कुल आहरण राशि इंटू दर इंटू औसत अवधि बटा 100 इंटू 12। औसत अवधि ये हमें ज्ञात करनी होगी, उसके बाद ब्याज की गणना की जाती है। तो औसत अवधि ज्ञात करने के लिए विभिन्न दशाओं में कौन सा सूत्र काम में लेते हैं, उसके लिए पहला है, यदि प्रत्येक माह के प्रारंभ में साझेदार ने समान राशि का आहरण किया है तो औसत अवधि ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा n+1/2। n का यहाँ पर अर्थ है आहरण की कुल अवधि, मतलब वर्ष में उसने कितने समय तक आहरण किया। पूरे वर्ष आहरण किया तो 12 माह, कम है तो उसकी अवधि आएगी। +1 प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करता है तो +1 ये समय अंतराल, प्रत्येक माह आहरण करता है मतलब दो आहरण के बीच में एक माह का समय अंतराल है, इसलिए +1/2। इसी प्रकार से यदि साझेदार प्रत्येक माह के अंत में आहरण करता है तो n प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, n-1/2। और यदि साझेदार वर्ष के मध्य में आहरण करता है तो n+1 या n-1 नहीं होकर के सीधा आ जाएगा n/2, तो औसत अवधि आ जाएगी। यदि साझेदार ने प्रत्येक तिमाही में इस तरह से आहरण किया है, यानी प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में आहरण किया है तो n+3/2। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि n का अर्थ है अवधि, 12 माह 10 माह जितनी अवधि तक आहरण किया है, +3 तो प्रति माह आहरण करता था 1, तिमाही यानी 3 माह से आहरण कर रहा है इसलिए 3 आएगा और बटले में 2। यदि प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरण करता है तो n-3/2 और प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण किया है तो n+2। इससे औसत अवधि ज्ञात होगी। यदि ये n के लिए हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसको, यदि आहरण वर्ष भर यानी 12 माह तक किया है तो n क्या हो जाएगा, 12 माह यानी 12। प्रत्येक वर्ष में 10 माह तक आहरण किया है तो n 10 हो जाएगा। इस तरह से n की गणना करते समय ये देखना है कि वर्ष के दौरान उसने कितनी अवधि तक आहरण किया है। इन सब विधियों को, इन सब सूत्रों को हम अलग अलग उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है, एक साझेदार ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में पूरे वर्ष तक 5,000 रुपये का आहरण किया है तो औसत अवधि क्या होगी और 10% की दर से ब्याज कितना होगा। तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में और पूरे वर्ष, तो नियम के अनुसार
औसत अवधि के लिए सूत्र क्या होगा और राशि क्या होगी। तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण किया है तो कुल आहरण तो जाएगा 5000 × 12 60,000 रुपये। औसत अवधि का सूत्र n+1/2 प्रारंभ में आहरण करता है तो प्लस लगता है। n यानी कितने माह तक आहरण किया, 12 माह पूरे वर्ष, प्लस समय अवधि का अंतराल 1 माह प्रति माह, एक महीने से आहरण किया इसलिए /2 तो 13/2 यानी 6.5 माह का ब्याज लगेगा 60,000 रुपये पे। अब हम ब्याज का सूत्र लगाकर ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो ब्याज बराबर 60,000 × 10 × 6.5/100 × 12। इसको हल करेंगे, पॉइंट हटा के 0, इनको हल करने पर ये ब्याज आ जाएगा 3,250 रुपये। तो 12 बार आपको ब्याज ज्ञात करके उनका योग करने की आवश्यकता नहीं है, 60,000 रुपये सीधे ही ब्याज आ जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं दूसरा। यदि साझेदार ने प्रत्येक माह के अंत में लेकिन 10 माह तक आहरण किया है तो औसत अवधि क्या होगी, तो n-1/2, क्योंकि अंत में आहरण किया है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब इसका सूत्र जो है उसमें उससे संबंधित मूल्य रखेंगे। n कितने समय तक आहरण किया, 10 माह, तो 10 माइनस समय अंतराल है प्रत्येक माह के अंत में तो 2 आहरण के बीच में 1 माह का अंतराल है तो 1/2। इसको हल करेंगे 9/2 यानी 4.5 माह का ब्याज लगेगा। इसी तरह से औसत अवधि का उदाहरण लेते हैं तीसरा। यदि प्रत्येक तिमाही के मध्य में 6 माह तक आहरण किया है तो औसत अवधि क्या आएगी, तो मध्य में आहरण करता है तो सूत्र है n/2 और n का मतलब है आहरण की अवधि, तो उसने 6 माह तक आहरण किया है तो 6/2 सीधे आ जाएगा 3 माह। ठीक है। अब एक ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण नियम और है, यदि प्रश्न में आहरण की तिथि न दी हो, जैसे एक साझेदार ने वर्ष में 70,000 रुपये का आहरण किया, किस प्रकार आहरण किया, किस तिथि को आहरण किया, कुछ नहीं दिया है, तो ये माना जाएगा कि वर्ष भर उसने समान रूप से आहरण किया है और ऐसी स्थिति में तब 6 माह का ब्याज लगेगा, क्योंकि वर्ष भर आहरण किया तो वहाँ पर n बराबर हो जाएगा 12 और क्योंकि हम उनको समान रूप से आहरण मान रहे हैं इसलिए वो मध्य अवधि मानी जाएगी और /2 तो 12/2 6 माह होता है, इसलिए औसतन 6 माह का ब्याज लगाते हैं। तो प्रश्न में सीधे कुल आहरण की राशि दी हो और समय संबंधी सूचना नहीं हो तो कुल आहरण राशि पर सीधे 6 माह का ब्याज लगाया जाएगा। ये आहरण पर ब्याज के लिए अवधि की गणना और ब्याज की गणना संबंधी सूत्र थे। आपको इनको विभिन्न परिस्थितियों में मैं आपको प्रश्न दूंगा उसके अनुसार हल करके इनको अभ्यास करना है और उसके अनुसार ही प्रश्न में सूत्र लागू करना है। थैंक यू।